में जहाँ पे वो दहशत गर्दी का वाकया हुआ, इनके लोग मुसल्लह जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे। एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। पीटीआई उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मुल्क में बदतरीन बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पुख्तनख्वा से लेकर कराची और बलूचिस्तान से लेकर पंजाब। अमीनुल हक इंटरनेशनली और ग्लोबली एक टॉप टेररिस्ट है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सीटीडी पंजाब की जॉइंट एफर्ट से अरेस्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बन्नू में अमन मार्च और अनफॉर्चुनेट क्लैश की गूंज आज भी सारा दिन बरकरार रही और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज फिर उस पर बातचीत की। लेकिन बन्नू अमन मार्च से 3 दिन पहले वहाँ बदतरीन दहशत गर्दी हुई और बन्नू कैंट की दीवार तोड़कर दहशत गर्दों ने अंदर पहुँचने की कोशिश की। 8 हमारे जवान भी शहीद हुए, लेकिन लग रहा है कि उनकी शहादत की कोई बात नहीं, सब भूल चुके उसको। एक तरफ तो टीटीपी के रहनुमा नूर वली महसूद की कॉल ट्रेस हो रही है जो बरमला कह रहे हैं कि फ़लाँ जगहों पे हमले किए जाएं, और दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन के एक करीबी साथी वो भी अब सामने आ रहे हैं। अजीब बात है, 22 साल के बाद हमने ये सुना कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अब पकड़े गए हैं। और अच्छी बात यह है कि असद कैसर साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि जुमे को हमारा जो मुल्कगीर एहतजाज होगा उसका पहला एजेंडा ही ये दहशत गर्दी और बदअमनी के ख़िलाफ़ होगा। साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि ख़ुद बानी पीटीआई या पीटीआई के दीगर रहनुमा बयानात भी दे रहे हैं, और अब तो बयानात की गूंज बरतानिया के मीडिया संडे टाइम्स तक पहुँच चुकी। ये कैसे मुमकिन है? इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल आज मेरे रूबरू है। मखदूम सैयद फैसल स्वालिह हयात साहब मुतअद्दिद बार वफाकी काबीना का हिस्सा रहे, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने वक्त दिया। जनाब डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं, सियासी अमूर के मुशीर हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल तारिक रशीद ख़ान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार, आप तशरीफ़ ले आए सर, बहुत शुक्रिया आपका। मखदूम साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। ये फरमाइए कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त, सियासतदान अपनी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं और दहशत गर्दों का सामना करने के लिए हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं। कौन फ़िक्र करेगा, कौन कंट्रोल करेगा इसको? पराचा साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मददू किया। बात उसको मैं जितनी मुख्तसर कर सकूँ मैं करूँगा। जी जी प्लीज़। सियासतदानों की लड़ाइयाँ तो अज़ल से चल रही हैं और ये क़यामत तक चलती रहेंगी, क्योंकि सियासत का मकसद ये है, और हर सियासी जमात का सियासी एंटिटी के अपने अपने मफादात होते हैं। एक चीज़ होती है, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है नेशनल सिक्योरिटी में, जहाँ मुल्क की सालमियत होती है जी, जहाँ आपकी बका का इश्यूज़ होते हैं, मुल्क की इंटेग्रिटी के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है आपको। और हमारे पाकिस्तान में जो हमारा जो निज़ाम है, कहने को तो आप हम दिन में 50 दफ़ा 500 दफ़ा 5000 दफ़ा कहते रहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कहने को है, अमली तौर पे नहीं है यहाँ पे। सो मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको बड़ा क्लियर कट एक स्टांस और एक पोजीशन उनको लेनी चाहिए, उनको लेनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि रोज़ाना हमारे यहाँ पे नौजवान सिपाही और अफसरान जो हैं वो जान के नजराने दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? हमारी जो टेररिज्म और जो ये एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, इसको असर नौ पूरी तरह इसको 360 डिग्रीज यकसर तब्दील करना पड़ेगा, और करना इस तरह पड़ेगा कि एक डिसाइसिव ऑपरेशन आप करें, प्लानिंग करके एक डिसाइसिव ऑपरेशन करें। ये नहीं कि आपने आज ऑपरेशन किया, महीने बाद ख़त्म कर दिया,
वो जो वहाँ से लोग बच निकले वो किसी और जगह जाके रीग्रुप हो गए। जी जी एग्जैक्टली। आप एक ही दफ़ा आप डिसाइसिव ऑपरेशन करें, जहाँ भी करना है आपने, पूरे मुल्क में करना है, पूरे मुल्क में करें, जहाँ भी करना है आप, क्योंकि मुल्क की सालमियत से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और जब तक उसका केला कमा नहीं होता आप उस ऑपरेशन को ख़त्म आप नहीं कर सकते। इसमें मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कहूँगा, हालांकि मैं ख़ुद एक सियासी वर्कर हूँ, मैं ख़ुद कहूँगा कि आप इसमें सियासी मुहरक़ात को, सियासी मजबूरियों को और जो सियासी मसलहतें हैं उनको इसमें मत आने दें। कौमी सलामती के सामने कोई चीज़ जो है वो इतनी बड़ी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सो बड़ी क्लियर कट मैं आपको अर्ज़ करूँगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो बेपनाह कुर्बानियाँ दे चुके हैं और आज भी दे रहे हैं, उनको एक फाइनल एक पुश करना पड़ेगा। और ये अभी जो हम सुन रहे हैं कि एक कुछ एजेंसीज़ में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन ज़रूर करें आप, लेकिन ऑपरेशन वो करें जो कि वहाँ से अगर निकलते हैं या किसी जगह भी जाके छुपते हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में है, आजकल तो हर शहर जो है अमाज का बना हुआ है हमारा दहशत गर्दों के हवाले से, या उनके जो लिंच पिन्स हैं, उनके जो दीगर फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनके आलाकार हैं। तो ये एक फ़ाइनल पुश करना पड़ेगा और इसमें जो हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसको सियासी मसलतों को ख़त्म करके आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें सियासी मसलतों को बालाताक रखना पड़ेगा। इधर रुकिएगा डॉक्टर फरीद पराचा साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ललकारा जाता है, प्रोवोकेट किया जाता है, लेकिन दहशतगर्द तो किसी को नहीं छोड़ते। मुझे याद है मरहूम काजी हुसैन अहमद पे अटैक हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब पे अटैक हुआ। कब तक हम मसलहतों का शिकार रहेंगे? जैसे मखदूम साहब फरमा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी इस कौम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, दहशतगर्द तो मुल्क कौम के दुश्मन है, वो हर एक के दुश्मन है। आपने नाम लिया है, इसमें सिराजुल हक साहब का भी नाम शामिल है, उन पर भी एक खुदकश हमला हुआ था और इससे कोई भी महफूज नहीं है। और हमारा दुश्मन भारत है और उसकी तरफ से भी मुख्तलिफ इक़दामात होते हैं। कल पोषण यादेव की सूरत में अभी तक हमारे पास एविडेंस मौजूद है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात जैसे कि अभी फैसल सालेह हयात साहब ने भी कही है और हर कोई ये चाहता है कि ये दहशतगर्दी, इस पे बार बार ऑपरेशन न करने पड़े। 2007 से राह हक के नाम से ऑपरेशन हुआ, आबादियां हमने मुंतकिल कर दी, और फिर इसी तरह राह रास के नाम से, राह निजात के नाम से, ज़रबे अज़्ब के नाम से, रद्दुल फसाद के नाम से। तो क्या ये अब बार बार इसी तरह करते रहेंगे? अब जबकि ये तय हुआ था कि टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन होगा, तो इसे जारी रहना चाहिए। उसके लिए फिर किसी बड़े ऑपरेशन से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ये मामला हो और इसमें हर एक हुकूमत को, चाहे वो मरकजी है या सूबाई है, और मुल्क के हर इकाई को इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। जमात इस्लामी दहशतगर्दी की हर शक्ल की मुखालिफ है, चाहे वो रियासती दहशतगर्दी हो जैसे आज इसराइल में हो रही है, या उसी तरह की रियासती दहशतगर्दी जो मुख्तलिफ औकात में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती रही है, या उसके बाद गिरोही दहशतगर्दी है। हम एक तरह की दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं। हम ये समझते हैं कि माशी दहशतगर्दी भी एक ऐसी चीज है कि जिसके नतीजे में एक अनरेस्ट पैदा होती है और दहशतगर्दों को अपना खेल खेलने का मौका मिलता है। जिस तरह से अब बिजली के बिलों का मामला है, महंगाई का मामला है, ये खुद एक माशी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी से भी मुल्क और कौम को आवाम को माशी जो सूरत हाल है उससे भी महफूज करना ज़रूरी है। इधर रुकिएगा प्लीज़, आपने फ़ाइन नुक्ता दिया। जनरल साहब, मैंने बात शुरू की, ऐसे लग रहा है कि सियासतदान यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में लड़ रहे हैं आपस में, और दहशतगर्दों के सामने सिर्फ हमारी फ़ौज को खड़ा कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें उठाई जा रही हैं। आपके ख्याल में ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये तो ऐसे नहीं चल सकता ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर मैं ये कहूँगा, देखिए फ़ौज जो है वो 2001 से एंटी टेररिज्म ऑपरेशन कर रही है। पहले अलमिज़ान ऑपरेशन हुआ, फिर ज़रबे अज़ब हुआ, फिर रद्दुल फसाद हुआ।
अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खुद आगे फील्ड में जी थे। मैं खुद बलूचिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर था 2007 से 2009 और फिर मैं खुद पूरे सदर्न कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हूँ और उसमें पूरा अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है 2500 से थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा है, मैं खुद इसका ऑपरेशनल कमांडर था। अच्छा। और हमने ये खुद वहाँ पे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन वगैरह जो एफसी के साथ हम मिल के करते थे, तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फ़ौज एक दफ़ा जो ऑपरेशन करती है वो क्लियर कर देती है, वो टेररिस्ट को या तो एलिमिनेट हो जाते हैं या उनको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के फिर एक प्रोसीजर है हमारे अपने मुल्क का कि वो ला के पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं, फिर अदालतों में चले जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें सज़ाएँ होती हैं और बाद सज़ाओं से बच भी जाते हैं कि जी लैक ऑफ एविडेंस है उसमें, और वो किसी न किसी तरीके से उनमें से कुछ एलिमेंट वापस आके माशरे में या उन इलाकों में चले जाते हैं। तो अज़्म इस्तेकाम की जो बात हो रही है इसमें फ़ौज ये चाहती है कि फ़ौज तो ऑपरेशन कर रही है, जैसे प्राचा साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो आज भी हो रहे हैं। जी जी, वो आज भी हो रहे हैं और मैं आपको एवरेज बताऊं कि रोज़ाना तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, ये छोटे बड़े ऑपरेशन होते हैं जो फ़ौज इस वक्त भी कर रही है। बट फ़ौज के ऑपरेशन के बाद किसी ने उनको पकड़ना है, अदालतों में प्रोसिक्यूट करना है या सिविल स्ट्रक्चर है जी, या रिहेबिलिटेट करना है या उनको एग्जीक्यूट करना है और फिर किसी ने जाके उस इलाके का कंट्रोल संभालना है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जाना है, वहाँ पुलिस ने जाना है। और वैसे भी 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर और एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। अब देखें ना, और पुराना फाटा का मर्जर भी हो गया, अब वो डिस्ट्रिक्ट बन गया। देखें केपी में अब जब फाटा का मर्जर हुआ तो 450 अरब रुपए से ज़्यादा केपी के गवर्नमेंट को दिया गया है। अब 450 अरब रुपए से ज़्यादा दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया गया लॉ है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। अब ये कैसी कैपेसिटी बिल्डिंग है, बन्नू में अटैक होता है और ना हम पुलिस को देखते हैं, ना हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ना हम प्रोविंशियल को ये एलिमेंट देखते हैं और फौज डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रही होती है पब्लिक को। अब फौज तो ऑपरेट कर रही है टेररिस्ट के खिलाफ। और फौज क्या है, देखें राजा साहब, फौज, आपका भाई भी फौज में होगा, मेरा भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है या पुलिस में है या कोई बैंकर है, तो फौज रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल सोसाइटी और द कंट्री। और आप जज्बा देखें वो सिपाही सुभान साहब का, शहीद का, कि जब टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंका और उसने जंप मार के ग्रेनेड के ऊपर लेट गया और ग्रेनेड फट गया, खुद उसने जामे शहादत नोट किया, बट अपने काफ़ी लोगों को बचाया, कई लोगों को बचाया। अब ऐसी स्टोरी हम 1965 की वॉर में सुनते थे। आपने दुरुस्त फरमाया कि ऑपरेशन हो गया, फिर आके किसी ने सूरत हाल को संभालना है। आपने बन्नू की भी बात की। मैं ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बन्नू के हवाले से आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि बानी PTI खान साहब ने गलत बात की जब उन्होंने कहा कि बराह रास्त अवाम पर गोलियां मारी गईं। तो पराचा साहब माशी दहशत गर्दी की बात कर रहे थे। डिजिटल दहशत गर्दी यानी सोशल मीडिया पे आग लगाना भी एक नया फिनोमेनन है पाकिस्तान में। मखदूम फैसल सालेह हयात साहब से मेरा यही सवाल होगा, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मखदूम फैसल सालेह हयात साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि सोशल मीडिया पर आग भड़काई जाती है, डिजिटल दहशत गर्दी का नाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दिया गया था और आज भी वज़ीर इत्तलात जो तर्जमान है हुकूमत के, उन्होंने कहा कि बानी PTI ने गलत बात की कि सीधी बन्नू में गोलियां मारी गईं। तो फिर इससे तो और इश्तियाल फैलता है ऐसी बातों से। राजा साहब, दहशत गर्दी के जो मानी हैं उसके जो खद व खाल हैं, जो उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस हैं, वो पिछले 40-50 साल में बहुत सारी दफ़ा जो चेंज होती रही हैं, बदलती रही हैं। आज से 40-50 साल पहले आपको दहशत गर्दी नज़र आती थी जो आपको साबका आप याद करें आयरलैंड में IRA की, जी 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 जी, जर्मनी में बादर माइनहॉफ, या स्पेन में वो सेपरेटिस्ट होते थे बास्क जिसको कहते थे, या दुनिया के और भी जगह थे, वो उस तरह की दहशत गर्दी थी। उसके बाद माशी दहशत गर्दी आई। हमने कुछ अर्सा पहले जब हमारे पानी बंद किए गए इंडिया से, हमने उसको
पानी की दहशतगर्दी से इक्वेट किया। आज जो है वो दहशतगर्दी आप कह रहे हैं डिजिटल और सोशल मीडिया की दहशतगर्दी है। बात ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि तमाम जो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती हैं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इन तमाम को इरेडिकेट करना, इनका किला कमा करना हुकूमतों का काम होता है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका काम होता है। आज मुझसे अगर आप पूछें तो हमारे जो सोशल मीडिया के तहत सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हुई, बल्कि पूरे के पूरे हमारे पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को यकसर बिगाड़ कर रख दिया गया है, जो कि मेरे नज़दीक दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है, जो उससे बड़ा क्राइम है। हमारे इक़दार, हमारी वैल्यूज़, हमारे उठना बैठना, जो हम सदियों से अपने आबाओ अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने फैमिलीज़ में हम जो सुनते आ रहे हैं, जो सीखते आ रहे हैं, वो तबाह होकर रख दिए गए हैं सिर्फ इसकी वजह से। ये जो सोशल मीडिया पे जो गंद फैलाया गया है पिछले चंद सालों में, इसको अगर ये ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अगर आज भी आप इसको कम नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो हम एक ऐसे कुएं में ऑलरेडी जा चुके हैं जिससे फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। मखदूम साहब, एक ज़रूर मैं एक बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं बंद ना करें, जेल में बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल भी छप जाते हैं, मीडिया से बात होती है, वो भी सामने आ जाती है, और अब तो संडे टाइम्स तक बात हो रही है, आपको भी जेल में रखा गया था। ये सहूलियात सबको मिला करती हैं कि वो बात भी आए, बात भी चले, इंटरनेशनल मीडिया पे भी आ जाए। राज साहब, मुझे हैरानगी है, मैं तो अपनी सियासी ज़िंदगी में बेपनाह दफ़ा जेलों में हम जा चुके हैं सिर्फ अपने सियासी बिलीव्स की हवाले से, कोई कभी कन्विक्ट नहीं हुए। मुझे हैरानगी है कि जिस तरीके की सहूलियात आज पीटीआई के जो बानी है उनको मिल चुकी हैं, हम तो इनका कभी, हम जेल में छोड़ के हम तो आम जिंदगी में भी इसका कभी हम ख्वाब भी नहीं देख सकते कि वो जेल क्या है। उससे बेहतर है आप उसको आके मेरिट में ठहरा दें, पीसी में ठहरा दें, आप आके बेहतर है इस तरह कर दें। और फिर मुझे हैरानगी इसलिए होती है कि उसके पीछे वो अहकामात जो हैं वो हमारी जो ऑनरेबल अदलिया है वो दे रही है। अब मेरा अदलिया से कई दफ़ा मैंने ये सवाल पहले भी किया है कि आप कहते हैं जी कि कानून सब के लिए बराबर है, और होता भी है, ये पूरी दुनिया में एक मुसलमा हकीकत है। क्या ये जो सहूलतें आपने दे रखी हैं एक शख्स को, एक कॉन्विक्ट को, क्या आपने किसी और मुजरिम को पाकिस्तान में, जो हमारे लाखों जो मुजरिम हैं, कॉन्विक्ट्स हैं, उनको दे रखी हैं? अगर नहीं दे रखी तो मेरा अदलिया से ये एक इंतहाई आजिज़ाना सवाल है कि आप खुद ही इसका जवाब दें कि क्यों आपने इस किस्म की मेहरबानियाँ और एक वन साइडेड आपने एक टिल्ट जो है वो दिखा के रखा है। चले, आपने बड़ा सवाल रेज कर दिया, आपने मखदूम साहब बड़ा सवाल रेज कर दिया। इधर रुकिएगा प्लीज़। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, यही आपने डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ टेरर की बात की, लेकिन जेल में जब बयानात भी आपके टीवी पे चल रहे हों, आपके आर्टिकल भी इंटरनेशनल मीडिया में छप रहे हों, आपके बयानात छप रहे हों, ये कैसे मुमकिन होता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए नहीं पराज साहब, सवाल तो इसी से ये उठता है ना कि एक तरफ आपके यहाँ इस तरह की खुली छुट्टी भी है, दूसरी तरफ आम आदमी को ये भी नहीं पता चलता कि वो 40 खानदान कौन है कि जो इस मुल्क को मुसलसल लूटे चले जा रहे हैं, और जिन्होंने 6 खरब रुपया कैपेसिटी के नाम पर डॉलरों की शक्ल में इस कौम से वसूल किया है। 26 जुलाई को हम जो धरना दे रहे हैं जमात इस्लामी, तो हम ये समझते हैं ना कि अवाम के सामने ये हकाइक आने चाहिए। ये सोशल मीडिया पर पाबंदियों के नतीजे में अगर ये हकाइक जो है वो ना आए, या वो हकाइक हमारे पास किसी बाहर की लीक्स की जरिए से आए, तो ये तो बहरहाल एक वो पहलू है कि एक तरफ तो आप अपना कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे कि जेल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें और वो जारी हैं, और दूसरी तरफ आप अवाम के इल्म में ही नहीं ला रहे कि ये जो जालिमाना मुआहिदे थे ये किसने किए थे, क्यों किए थे,
उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात क्यों नहीं किए गए? उन्होंने इस मुल्क और कौम से कौन सी दुश्मनी थी जो ली है? आज भी हमारी मईशत अगर तबाह हाल है और आज भी गरीब आदमी अगर बिल देने के बजाय खुदा न खास्ता खुदकुशी करने को तरजीह देता है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? और इसके लिए ये सोशल मीडिया ही फिर हमें, यानी हुकूमत के पास भी वो कवानीन मौजूद हैं जो असेंबलियों ने पास किए थे कि हकाइक जानना हर शहरी का एक बुनियादी हक है। ये जो 26 को आपका धरना हो रहा है जमात इस्लामी का, सिमिलर धरना पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने भी जुम्मे को ऐलान किया है, तो आपका धरना अलहदा होगा, आप पीटीआई के धरने के साथ नहीं होगी जमात इस्लामी? हम तो पहले से ये धरने का हमारा ऐलान है, हमने कोई नया ऐलान नहीं किया। हमने जो मुहर्रम के दौरान हमारा धरना था उसके बारे में फिर हमने ये फैसला किया कि इसको हम इसके बाद ले जाएंगे, ताकि यह है कि अवाम भरपूर तरीके से 10 मुहर्रम के बाद इसमें शरीक हो सके। तो ये 26 जुलाई हमारा तयशुदा है और इसमें हम उनको पीटीआई को भी कहेंगे कि ये टॉपिक जो है ये आम आदमी का, हमने आमा भी आम आदमी का मौजू है, महंगाई भी उसका मौजू है, इसी तरह बिजली के महंगे बिल भी हैं, IMF के साथ मुआहिदात भी हैं। ये सारी चीजों के ऊपर जो है उन्हें हमारी तायीद करनी चाहिए और हर किसी को इसमें भरपूर तरीके से चले अच्छा किया आपने वजाहत फरमा दी। इधर रुकिएगा जनरल साहब, ये जो पीटीआई ने धरने का ऐलान किया जुमे वाले दिन, असद कैसर साहब आज कह रहे हैं कि पहला एजेंडा हमारा अमन व अमान होगा। अब अमन व अमान की ज़्यादा ख़राब सूरत हाल तो उनके अपने सूबे में है, वो अपने सूबे में जो शहादतें जो हो रही हैं वो भी उन्हीं के सूबे में हो रही हैं, वो चाहे वज़ीरिस्तान में हों, बन्नू में हों, डेरा इस्माइल ख़ान में हों, लकी में हों, वहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ जी। देखिए, एक तो जो बड़ी अच्छी बात की फैसल सालेह हयात साहब ने कि रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं एंटी स्टेट और स्टेट के बीच में, वो सब के लिए चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कोई टेररिस्ट है, उसमें हम सब ने इकट्ठा होना है। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अब देखिए, ज़्यादा इंसिडेंट जो टेररिस्ट के हो रहे हैं वो KPK में हो रहे हैं, उससे पहले बलूचिस्तान में हो रहे थे। और वहाँ का मैं आपको कन्विक्शन रेट बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर कन्विक्शन रेट तो पंजाब का है। अब 8% कन्विक्शन रेट जो है वो बलूचिस्तान में है, और कोई इसमें अब मैं 13 या 20% है वो KPK का है। अब वहाँ पे टोटल 23 अदालतें हैं और 195 टेररिस्ट अपना वेट कर रहे हैं ट्रायल्स का। और इस तरीके से आप देखें 11-12 केसेस हर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो उसको केस आगे नहीं चल रहे। बलूचिस्तान को आप देखें, वहाँ भी कोई इस किस्म के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे 208 केसेस पड़े हुए हैं और टोटल 8 अदालतें हैं एंटी टेररिस्ट की। तो वो अगर, और हर अदालत में 22 से 23 केसेस लगे हुए हैं और पेंडिंग है, और पेंडिंग चले जा रहे हैं। अब जब पेंडिंग केसेस को अब एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कैसे हालात बेहतर होंगे? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि भाई पाकिस्तान है तो आप लोग सब हैं, और फ़ौज जो है वो उनके बिहाफ पे वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ अपना एक ऑपरेशन कर रही है। उसमें रोज़ हमारे शहादतें हो रही हैं, और शहादतें देखें, उनका जज्बा आप देखें। जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा जी, मैंने सवाई सुबहान की, मतलब हम 65 की जंग में सुना करते थे कि इंडियन टैंक्स के आगे हमारे जवान लेट गए बम बांध के, तो इन्होंने अपने आप को बम के ऊपर गिरा दिया। अब ये है हमारी डिग्री ऑफ मोटिवेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। अब देखें, आर्मी का जो शुमार है दुनिया की 4-5 बेहतरीन फ़ौज में से होता है। क्या हमारी अदालतें दुनिया की 4-5 बेहतरीन अदालतों में से हैं? क्या हमारा सिविल स्ट्रक्चर दुनिया की 4-5 बेहतरीन सिविल स्ट्रक्चर में से है? तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इधर रुकिएगा जनरल साहब। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी कुछ बातें आज हुकूमती तर्जमान अता तारड़ साहब ने की, पाबंदी लगाने की बात की। वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द तंजीम है। सवाल मेरा ये होगा कि अवाम ने उनको वोट दिए हैं, अवाम ने उनको मुंतखब करके भेजा है, एक सियासी जमात को कैसे दहशतगर्द तंजीम कहा जा सकता है, और क्या फिर पाबंदी लग सकती है उस पर? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं।
मखदूम फैसल साले आजाद साहब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हुकूमती तर्जमान हैं, आपकी पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं। वो आज कह रहे थे कि PTI एक सियासी जमात नहीं, एक दहशतगर्द तंजीम है, एक सियासी जमात है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। ये बयानिया हुकूमत क्यों बनाना चाह रही है? पराज साहब, मैं उनकी अता तारड़ साहब की बात पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपनी जो राय है मैं वो ज़रूर दूंगा। मैं जी प्लीज़। कि PTI ने जो उनका पिछले 1.5-2 साल में जो उनका एज ए जमात भी और फिर उनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी और फिर उनके जो बानी हैं, उन सब ने जिस किस्म का रवैया, कंडक्ट और जो उन्होंने उनका जो हमें सामने चेहरा नज़र आया है, जो जिस तरीके का उन्होंने जो कौम को दिखाया है, उसके बाद किसी किस्म की बाकी कोई शुबा किसी जी शोर इंसान में, देखें आज के पाकिस्तान में हम बहुत सारे बढ़ चुके हैं, हाइट एंड पोलराइजेशन है, हर की अपनी अपनी पोजीशनें हैं, पसंद नापसंद हैं, लेकिन जो कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि अगर आपने अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त कम है आपके पास। जी जी। एक तरफ तो वो कहते हैं जी कि हम पार्लिमानी जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, मैं PTI के बानी की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं जी मैं सिर्फ बात करूँगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं किसी और के साथ बात नहीं करूँ। इससे आप उनकी जहनीत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जहन क्या है और उनकी अगली उनकी जहनीत क्या है। सियासत में रवादारी होती है, एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं लिव एंड लेट लिव। जी जी जी। वो कहते हैं सिर्फ मैं हूँ, मैं ही पाकिस्तान हूँ, मैं ही जमात हूँ, मैं ही सियासत हूँ, मैं ही इंस्टीट्यूशन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसी उनके इस रवैये की वजह से, और फिर अगर आप 9 मई पे चले जाएं और 9 मई के बाद भी जो वाक़यात हुए हैं आप उनको देखें तो कोई कसर उठा रखी है बाकी PTI ने या उनके लोगों ने कि पाकिस्तान को तबाही करें, हर किस्म की तबाही करें। मैंने आपको अखलाकियात की तबाही की तो पहले बात कर दी। आज दहशत गर्दी के हवाले से वो उनकी पता है उनकी पॉलिसी क्या है। सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी या लॉ एंड ऑर्डर का इशू खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। जी जी। वहाँ पे आज तक उन्होंने क्या किया है? कोई एक्शन उन्होंने लिया है? इस हवाले से जो हुकूमती तर्जुमान है अगर वो ये बात करते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कोई किसी किस्म की कोई आई थिंक कोई मुज़ायका नहीं, उसमें मुज़ायका नहीं है वो, क्योंकि उनके पास वो हुकूमत में है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनके पास ज़्यादा फैक्ट्स और उनके पास इतलात हैं, उनको पता है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। चलें आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात करूँगा, अगर PTI और उसकी लीडरशिप ने अपना मौजूदा रवैया तब्दील ना किया, जो मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है, तो मुझे नहीं लगता कि PTI और हमारा मुल्क जो है वो आगे चलकर एक साथ तो वो चल सकेंगे। ये बड़ी आपने बात कर दी। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत ने तो आज कहा कि बन्नू वाले वाक़या में सिर्फ वो दहशतगर्दी नहीं थे बल्कि PTI के वर्कर्स भी साथ थे जो हमला करने के लिए गए थे। तो आपकी जमात PTI पर पाबंदी के हवाले से क्या सोच रखती है? हुकूमत दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी। देखिए ना, अगर तो ये बयान का मकसद ये है कि PTI पे पाबंदी लगाई जाए और उसको सियासी जमात के बजाय दहशतगर्द गिरोह साबित किया जाए, तो ये एक साये लाहासिल है। पाबंदियों से कभी भी किसी को भी सियासत में हिस्सा लेने से रोका नहीं जाता। 1964 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई है, बिल्कुल का दौर था, और जमात इस्लामी फल फूल रही है और आगे तरक्की कर रही है और पाबंदी लगाने वालों का नामो निशान भी तारीख से मिट गया है। इसलिए ये बात जो है वो इस लिहाज से तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत इस तरह के इल्जामात सियासी बयानात के तौर पर देने के बजाय उसके पास अगर इंटेलिजेंस है, अगर उसके पास कोई रिपोर्ट्स हैं तो उसको सामने लाए। बिलावजह किसी पार्टी को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना
ये भी किसी तरह से मुनासिब बात नहीं है। और इस सिलसिले की एक और बात मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातों की तारीफ के अंदर तो कोई भी जमात नहीं आती, ना पार्टियों के अंदर अपनी डेमोक्रेसी है, ना उनके इंतखाबात होते हैं, खानदानी जमातें हैं, उस एक खानदान से बाहर क़यादत निकलती नहीं है। तो उस लिहाज से वो जो डेफिनेशन है सियासी जमात की कि उसका एक दस्तूर हो, उसके मुताबिक इंतखाब हो, तो शायद जमात इस्लामी उस पर पूरी उतरती है। मैं ये बात भी करूंगा कि जी अब जब हम एक अवामी मसले पर लोगों के पास जा रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि वो आए इस धरने में शामिल हों, तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि सियासत ही रहे, वो पार्लियामेंट के अंदर चले, वो आईनी हक के तौर पे चले। वो सियासत जो है वो इस तरह से लोगों को दीवार के साथ महंगाई के जरिए न लगाया जाए कि खुदा ना खास्ता सियासत जो है वो खत्म होके और दहशतगर्दी शुरू हो जाए। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि लोगों को उनके जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, सियासी जो मखदूम साहब भी फरमा रहे थे कि सियासी रवैयों से सियासत की जाए, चाहे वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। इधर रुकिएगा प्लीज़ जनरल साहब। अब बात पीटीआई पे बतौर सियासी जमात पाबंदी की हो रही है, आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। ये फरमाइए कि दुनिया में देखा जाए तो वो तरक्की की बातें करते हैं, हम वही लड़ाई आपस में गुत्थम गुत्था होना, ये हम कब निकलेंगे इस डिबेट से? आपने सही कहा। जैसे हम कभी बाहर विजिट पे जाते हैं, जाते थे, आप तो सफ़ीर भी रहे हैं, आप 2016 तो जी। अब वो जो मुल्क जो हमारे से इकोनॉमिक प्लान जैसे साउथ कोरिया लेके गया 5 साल का 60s में, तो और हम 8 पॉइंट से ज़्यादा ग्रो कर रहे थे 60s अर्ली 70s में, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं बैठ के। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में टेररिज्म है, सारी पार्टीज़ को उस पर जमा हो के उसके ख़िलाफ़ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को विच आर बीइंग लेड बाय आर्मी और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान को अपना राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन मिलेगा। ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो हमें बात करनी चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एंड ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो है टेररिज्म। कोई अगर एक्टिविटी करता है, चाहे कोई स्टेटमेंट देता है, चाहे कोई इंसिडेंट होता है, उसके अगेंस्ट हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ये बॉटम लाइन है, ज़ीरो टॉलरेंस। बहुत शुक्रिया जनरल तारिक रशीद खान साहब, आप तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर फरीद पराचा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।